कि ऐसी इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। तो ऐसे की बात करो, जैसे मेरे ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 144 है। उसका रीज़न या कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है वो मेरे मेंटोर्स को जाता है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये खुशी अनप्रेसिडेंटेड थी, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी की जर्नी मेरे लिए इमोशनल मोमेंट रही है। जो सक्सेस हम नहीं अचीव कर पाए और आज जिन्होंने वो सक्सेस अचीव कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं 0.01% भी अगर हमारा रुल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। क्वालिफाइंग की जगह एलिमिनेटिंग पेपर बन गया है। सेलिब्रेटिंग बन रहा है, एग्जैक्टली। आज भी जो भी अच्छे एस्पिरेंट है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। पंचायती राज के बाद लक्ष्मीकांत सबको नहीं आती। बिल्कुल, वाई अग्री, वहीं तक एनर्जी है हमारे पास। आई अग्री। मैं और मेरा फ्रेंड है अक्सर ये बातें किया करते थे इंटरव्यू के टाइम पे भी, कि मैं मजाक में ये कहा करती थी उससे कि मेरा तो ऑल इंडिया रैंक 2 आएगा, बिकॉज ऑल इंडिया रैंक 2 वाले ज़्यादा फेमस होते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि विवेक सर के लिए कि जिस हिसाब से हमारे पास कोटा फैक्ट्री में एज अ गाइड जीतू भैया थे, एस्पिरेंट में संदीप भैया थे और अब स्टूडेंट के पास विवेक भाई है। तो आपने सिम्बायोसिस आईएएस इस इंस्टीट्यूट का जो मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है वो ज्वाइन करने का क्यों सोचा? रीज़न बहुत सिंपल था कि I welcome you all in this episode. यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके द्वारा ली जाने वाली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इस एग्जाम को वर्ल्ड की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। और ऐसी टफ एग्जाम में टॉप 10 में रैंक हासिल करना ये कोई आम बात नहीं है। तो ऐसे टॉपर का माइंडसेट क्या होता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या होती है, वो कैसे अपनी जर्नी को एक सक्सेस में कन्वर्ट करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बातें करेंगे। और इसी पर्पस के लिए आज हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट मौजूद है। इनमें से सबसे पहले है, वैसे तो इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज उनकी सक्सेस ही उनकी पहचान बन चुकी है। ऑल इंडिया रैंक 2 हर्षिता गोयल मैम। थैंक यू। और आज हमारे दूसरे गेस्ट है सिम्बायोसिस आईएएस इंस्टीट्यूट के फाउंडर विवेक सर। थैंक यू। सो आई वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू बोथ ऑफ यू टुडे। थैंक यू सो मच। सो मैम, आज रिजल्ट आने के बाद तकरीबन 10 दिन होने आए हैं, तो आपके ये 10 दिन कैसे रहे? आपने इस सक्सेस को कैसे एंजॉय किया, कैसे एक्सपीरियंस किया, ये थोड़ा सा बताइए। सर, रिजल्ट के बाद 10 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक ये जो फीलिंग है कि फाइनली वो यूपीएससी की जो विशियस साइकिल है उससे बाहर आ चुके हैं, वो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है। और 10 दिनों में लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, बिकॉज जस्ट रिजल्ट के एक रात पहले तक मैं एक स्टूडेंट थी, एक सपना था और वो सपना पूरा हो गया है। एंड अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक गाइड या एक इंस्पिरेशन कहूँ वो बन चुकी हूँ। सो एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ चुकी है इसके साथ। सो एक 180 डिग्री टर्न अराउंड हो गया है मेरी लाइफ का सर। यस, इट इज सेड दैट ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली सर। यस सर। और सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जब आपकी स्टूडेंट का आपने ऑल इंडिया रैंक 2 ऐसा जब रिजल्ट में नाम देखा, तो हाउ वाज दैट फीलिंग कि आपको एक मेंटर होने के नाते कैसा लगा? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये खुशी अनप्रेसिडेंटेड थी, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी की जर्नी मेरे लिए इमोशनल मोमेंट रही है। जो सक्सेस हम नहीं अचीव कर पाए और आज जिन्होंने वो सक्सेस अचीव कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं 0.01% भी अगर हमारा रुल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जब रिजल्ट आया, फाउंडेशन बैच में मेरा लेक्चर चल रहा था। हाँ, लेक्चर मैंने तुरंत ख़त्म किया और जैसे रिजल्ट आया तुरंत देखा। जनरली मेरी एक हैबिट रही है कि जब भी रिजल्ट आए तो मैं पहले टॉपर्स के नाम देखूंगा। जब मेरा भी रिजल्ट आता था मैं पहले टॉपर्स पे देखता था कि शायद मेरा रैंक वहाँ पे हो। तो जैसे ही मैंने देखा सेकंड रैंक हर्षिता गोयल मैम, पहले मैंने तुरंत हमारे वहाँ जो नरसी भाई है उनको आवाज़ लगाई कि मैम का डेफ लाइए, हम नंबर चेक करते हैं। हाँ हाँ, मतलब मिली भी नहीं हुआ आपको? भाई सिलेक्शन हो गया ये पता था। हाँ, पर वो ऑल का ही इंडिया नाम है कि रैंक नहीं? 2 और गुजरात में ये पहली बार हुआ है कि टॉप 10 में और टॉप 5 में। इससे पहले कार्तिक जीवानी सर थे, पर टॉप 2, और वो भी ऐसे कि जिससे जिसने हमें मतलब साथ में देखा है कि कैसे प्रिपरेशन किया उन्होंने। एकेडमी में उन्होंने टेस्ट सीरीज जब लिखे तो सामने देखा हुआ है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया।
क्या बात है सर। एकेडमी के लिए तो अच्छा ही था कि जिस डायरेक्शन और गाइडेंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी। हाँ, ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन या फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या फिर काफ़ी लोग हमें बताते हैं कि जो आप बोलो वो कभी कभी सच हो जाता है। तो ये चीज़ जो आप 10 दिनों से एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो जब आप एस्पिरेंट थे और प्रिपरेशन कर रहे थे, तब आपने ऐसा कुछ सोचा था कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, उसके बाद ये होगा वो होगा, इंटरव्यूज़ होंगे, ऐसा वगैरह? सर मैं पर्सनली एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। मेरे आसपास जो भी है उनको पता होगा ये चीज़ कि कभी भी कुछ भी होता है, कैसी भी सिचुएशन होती है, तो हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि पॉजिटिव सोचने में टैक्स नहीं लगता है हमारा। सो जब तक रिजल्ट नेगेटिव नहीं आया है, तब तक हम ये सोच सकते हैं कि पॉजिटिव ही होगा हमारे साथ। सर एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मैं और मेरा फ्रेंड है, अक्सर ये बातें किया करते थे इंटरव्यू के टाइम पे भी, कि मैं मजाक में ये कहा करती थी उससे कि मेरा तो ऑल इंडिया रैंक 2 आएगा, बिकॉज़ ऑल इंडिया रैंक 2 वाले ज़्यादा फेमस होते हैं। बिल्कुल सर, और उस टाइम तो ये मज़ाक था, पर कभी पता नहीं था कि एक्चुअल में हो जाएगा। बट येस, इन अ वे वो मैनिफेस्टेशन ही था। और पॉजिटिव थिंकिंग सर, अब एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे मेंस का रिजल्ट आने वाला था और आया भी नहीं था। तो उस दौरान ऐसा होता है कि अब जैसे मैंने आपके सामने अभी आज जो ये चश्मा पहना हुआ है, तो इंटरव्यू के टाइम पे ये फॉर्मल जो स्पेक्टिकल्स हैं हमें पहनने होते हैं। तो मेंस का रिजल्ट नहीं आया था और मैं गई चश्मे की दुकान पे और वहाँ पे जाके ये चश्मा बनवा के आई। अच्छा, ये सोच के कि इंटरव्यू में मुझे ये चश्मा पहनना पड़ेगा, तब रिजल्ट नहीं आया था। क्या बात है। तो एक तरह से ये है कि आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे तो शायद यूनिवर्स भी आपको उस डायरेक्शन में आपको पुश करेगी। सो आप किसी मैनिफेस्टेशन चीज को वर्क्स। बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी बिल्कुल। कायनात उसे आपसे मिलाकर जुट जाती यस, है। यस। बिल्कुल। यस। तो मैम, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम्स, क्योंकि सर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आपका प्रीलिम्स में पहले 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, और तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में हुआ, मेंस में हुआ, फिर इंटरव्यू में भी हो गया और ऑल इंडिया रैंक 2 भी आ गई। तो मैम, आपको पहले 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में वो क्या हर्डल थे जिसके ऊपर आपने काम किया, तो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रीलिम्स में देखने को मिले? सर पहले अटेम्प्ट की बात करूँ तो उस दौरान कहीं न कहीं मेरी लैक ऑफ प्रिपरेशन थी, क्योंकि मैं घर से प्रिपेयर कर रही थी और एक तरह से न्यू थी इस फील्ड के लिए, तो मुझे गाइडेंस नहीं थी इतनी ज़्यादा कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने फाउंडेशन कोर्स किया और उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी। तो उस दौरान मेरा जीएस इतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था। सेकंड अटेम्प्ट में सर जीएस पे तो वर्क कर लिया और जीएस का कट ऑफ भी क्लियर हो गया था, लेकिन सीसैट को उतनी इज़्ज़त नहीं दी मैंने सेकंड अटेम्प्ट में। तो सीसैट पे एक्चुअली मेरा ज़्यादा फोकस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे और रीजनिंग पे हुआ करता था, बट जो क्वांट का जो पोर्शन आता है सीसैट में, उस पे मेरा इतना फोकस नहीं था। तो उस वजह से जो 2023 में पैटर्न थोड़ी चेंज हुई पेपर की, उस दौरान तो उस वजह से सीसैट में रह गया था मेरा। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सीसैट पे बहुत ज़्यादा काम किया एंड साथ ही साथ सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उसको अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह बना लिया एक, क्योंकि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं लिखी थी इतनी ज़्यादा प्रीलिम्स में। उसमें मैंने पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा सॉल्व किए थे और उसमें उस दौरान जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि यूपीएससी यहाँ यहाँ इस तरह से वर्ड्स के साथ खेला करती है एंड इस तरह से हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप 50-50 होते हो, जहाँ पे तुक्का लगाना उन पड़ता है, गैस क्वेश्चंस लेना पे पड़ता आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए पीवाईक्यूज बहुत हेल्प करते हैं। है। अच्छा। यस। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैम ने बात कही पीवाईक्यू के बारे में, मैंने भी जब प्रिपरेशन किया तो लास्ट के 3 अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ पीवाईक्यू किए, मैंने सिंगल टेस्ट सीरीज नहीं दी। ओ। तो कहीं न कहीं हमें ये समझना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। मैंने जीएस की एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लिखी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लिखनी चाहिए, पर मेन चीज़ हमें स्ट्रेंथ को समझना है। सीसेट की प्रैक्टिस करनी थी, हाँ। उसके पेपर अटेम्प्ट किए, टेस्ट लगाए बहुत ज़्यादा, पर जीएस की में नहीं लगा था, मैंने सिर्फ पीवाईक्यू किए। और उसमें भी अभी तो 4-5 साल से लोग पीवाईक्यू पे फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात भी है। मुझे याद है मैं 2017 से सीएपीएफ, एनडीए, सीडीए, सीआईएसएफ, एलडीसी जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उससे भी मैंने अपनी नोट्स बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हुई। अच्छा। हाँ, और एक बात और बतानी है कि जब भी आप पीवाईक्यू प्रिपेयर कर रहे हो, हम्म। तो पीवाईक्यू को 2 तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। अच्छा। पहली चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए। आप रेगुलर बेसिस पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, रोज देखिए। कहीं न कहीं 3-4 महीने करने के बाद आपका जो माइंडसेट है, जो होराइज़न है, वो यूपीएससी के हिसाब से सेट हो जाएगा। फिर आप जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, आपको लगेगा ये नहीं पूछा जाएगा।
क्यों वो नहीं पता, हम्म पर ये नहीं पूछा जाएगा। एक ये बेनिफिट है, और दूसरा बेनिफिट है हम अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं। हम्म एस्पिरेंट को एक ही बुक पढ़नी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, बाकी कोई बुक पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप अपने कंटेंट को एनरिच कीजिए पीवाईक्यू से। ओके जैसे पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम्म इंडस वैली सिविलाइजेशन के 20 पीवाईक्यू हमें मिले, हमने सॉल्व किए। हम्म अब पता चला कि 13 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन नहीं हुए। अब जो 7 क्वेश्चन नहीं हुए उसमें से हमारे मटेरियल में कौन से थे कौन से नहीं थे। जो मटेरियल में थे फिर भी नहीं आए, मतलब कहीं ना कहीं वीक है एरिया, यस उस पर वर्क करेंगे। और जो मटेरियल में नहीं थे उसको हम अपने मटेरियल में डिक्टेट कर लेंगे। ओके इस तरह से करना चाहिए। सर, आपकी बात सुन के लग रहा है कि जैसे कि हम कार में गियर शिफ्ट करते हैं, वैसे ही आप रीडिंग के मोड से जो प्रिलिमिनरी का एग्जाम है उसके जो क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्विंग मोड में शिफ्ट करने के लिए पीवाईक्यू इज द बेस्ट टूल। यस डेफिनेटली। इसमें मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि पीवाईक्यू से आपको ये भी पता चलता है कि यूपीएससी कहाँ-कहाँ ट्रैप्स रखती है। जैसे कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जो यूपीएससी यूज़ करती है, जो पढ़ के ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगा। जैसे सब्सटैंशियली इंक्रीज़्ड या एक्सट्रीम या इस Yes. तरह के जो वर्ड्स होते हैं, उससे हमें ये जैसे-जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है। या फिर कोई डेटा हो गया, तो डेटा अक्सर यूपीएससी डेटा में भी काफ़ी सारे दाव पेच खेलती है। यस, सो वो सारी चीज़ें हम जैसे-जैसे पीवाईक्यूज़ सॉल्व करते हैं, सो उसमें हमें सिर्फ नॉलेज के पर्पस से भी सॉल्व नहीं करना होता है, ये भी देखना होता है कि किस तरह से यूपीएससी लैंग्वेज यूज़ करती है, डेफिनेटली। जिससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि हम आगे जो आने वाले क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व कहाँ करें। कहाँ पे यूपीएससी Yes. ट्रैप रख सकती है। तो टेस्ट सीरीज आप लीजिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए वो ज़रूरी भी है। जैसे मैं पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करती थी, पर साथ ही साथ सिम्बायोसिस की भी थोड़े टेस्ट लिखे थे मैंने। एंड स्पीपा जिस इंस्टीट्यूट से मैं एसोसिएटेड हूँ, वहाँ भी प्रीलिम्स के टेस्ट होते थे, तो वो भी मैं अटेम्प्ट करती थी, पर मेरा मेजर फोकस पीवाईक्यूज़ पे ही रहता था। तो मैम पीवाईक्यूज में जब आप किस तरीके से उसे आपने रूटीन में इंक्लूड किया था, या आप डेली बेसिस पे करती थी, या फिर पीवाईक्यूज को एक टेस्ट समझ करके सॉल्व करके फिर उसका सोल्यूशन करती थी? स्टूडेंट्स को कैसे पीवाईक्यू को अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ताकि वो उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए? मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो टाइम था वो थोड़ा कंस्ट्रेंट था, थर्ड अटेम्प्ट था, तो मैंने ये किया कि मैं उसको एक टेस्ट की तरह सॉल्व किया करती थी, जिसमें प्रीलिम्स एक प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले जब हम पूरी प्रीलिम्स पे हम पूरे फुल फोकस के साथ तैयारी शुरू करते हैं, तो उसमें ओएमआर शीट प्रिंट करवा लेती थी एंड पीवाईक्यू सॉल्व करके ओएमआर भी पढ़ती थी, बिकॉज उससे मेरी जो ओएमआर में जो गलतियां होने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। और उसके बाद जब मैं आंसर की से मैच करती थी, तो जो गलतियां हुई है वो मुझे फिर वो याद रहेंगी हमेशा कि ये गलती वापस नहीं करनी है। तो एक टेस्ट की तरह मेरे लिए वर्क करता था। लेकिन स्टूडेंट्स के पास अगर टाइम है तो वो ये भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे वो टॉपिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर कोई टॉपिक उन्होंने खत्म कर लिया है तो साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज भी देख लें। यस, अब तो अवेलेबल है। यस, और अभी सेग्रीगेटेड टॉपिक्स हमें टॉपिक्स मिल जाते अवेलेबल हैं, है। तो उसमें क्या होगा कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है अब उसमें कुछ ना कुछ रह गया, जैसा सर ने बताया कि कंटेंट एनरिच कर सकते हैं पीवाईक्यूज से, तो वो एज इट इज हम अपने नोट्स में ऐड कर दें, ताकि हम बाद में जब पीवाईक्यूज रिवाइज करेंगे तो वो नोट्स में ही हमारे रिवीजन में आ जाएगी वो जो चीज़ है। ओके, ऐसे होलिस्टिक नोट्स Yes. मेकिंग होती है। बिल्कुल। राइट। तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद फिर उसका रिवीजन करते थे, या फिर एक बार फॉर एग्जांपल यूपीएससी 22-23 का क्वेश्चन पेपर है वो आपने लगा लिया, तो फिर उसको आप रिवाइज करते थे कि मेरे कौन से गलत हुए थे वो कॉन्सेप्ट में वापस रिवाइज कर लूँ, या फिर वो नोट्स में जो ऐड किया है वही पढ़ लेते थे? मैं क्वेश्चन पेपर के ही साइड में मेंशन कर दिया करती थी। जैसे मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए तो उसमें एक अलग कलर की पेन लेके कोई रेड पेन ले ली, या उसमें साइड में लिख दिया कि ये चीज़ें हैं और इस चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जो मुझे लगता था कि वापस मैं गलत कर सकती हूँ, तो वहाँ पे मैं उसको मार्क कर देती थी कुछ स्टार लगा के या कैसे, कि वो चीज़ मुझे देखनी है। तो कभी बैठे हो, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आपने खाली पेपर ऐसे ही घुमा लिया रैंडमली अपने नज़रों के सामने से, तो आपने जो लिखा है वो आपको दिमाग में बार बार वो याद आती रहेंगी चीज़ें। राइट। तो पीवाईक्यू से कुछ क्वेश्चन सीधे भी रिपीट होते होंगे शायद? बिल्कुल, बिल्कुल होते हैं। इनफैक्ट जो पिछले साल कोई ऑप्शन में कोई वर्ड दिया होता है, उसी ऑप्शन का अगले साल पूरा क्वेश्चन आ जाता है। ओह, तो ये हम इनडायरेक्टली यूपीएससी ने कौन सी बुक से क्वेश्चंस बनाए उसका रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं। जी। ओके। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है मुझे और कंटेंट भी याद नहीं है, पर आई थिंक 2021 में एक क्वेश्चन था कि किसी ए ने किसी डी पे अटैक किया है। अभी ये स्टेटमेंट रॉन्ग था। अब हमने पीवाई की सॉल्व की, हमें पता चला कि चलो रॉन्ग है, और साथ में हमने करेक्ट भी किया कि ए ने डी पे नहीं सी पे अटैक किया था। ठीक है, अब उसी के अगले साल 2022 में फिर से वही क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के रूप में है कि ए ने बी पे अटैक किया।
अगर हमें पता है लास्ट ईयर का पीवाईक्यू देखा है Yes. कि डी पे नहीं किया था सी पे किया था, हाँ, तो यहाँ पे भी इनकरेक्ट हुआ ना। मतलब उसके जो ऑप्शंस है उसके बारे जी। में भी आपको सोचना है या फिर पढ़ना है हाँ यस या फिर गूगल डेफिनेटली, करके समझ लेता है। बिल्कुल। और खुद करना है, ये चीज ध्यान में रखनी है खुद। अच्छा हाँ, जैसे मैं क्लास में भी गुजराती में जो हम कहते हैं माथा पच्ची, अच्छा माथा पच्ची करनी है, ब्रेनस्टॉर्म जिसे कहते हैं कि मक्खन बनाना है तो चर्निंग मेहनत, करना हाँ पड़ता है। चर्निंग करना पड़ेगा, तो खुद करना है। यस। हाँ तो ये बेटर ऑप्शन है। और मैम जब प्रीलिम्स में हम देखते हैं तो मान लो कि जो क्वेश्चन है उसमें से शायद आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, फिर भी 60% या फिर 50% क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं कि नहीं इसका तो शॉर्ट आंसर यही है, पर बाकी का जो है वो आपको गेस वर्क करना पड़ता है। तो एक स्टूडेंट अपने प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्विंग के गेस वर्क को कैसे इम्प्रूव करे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप उस पर ही रिलाई कर रहे हो, और वो उसमें अगर आपके तुक्के अच्छे से करेक्ट होते हैं तो फिर आप लिस्ट के उस पार हो प्रीलिम्स में, या फिर आपका नहीं होता है, तो जो गेस वर्क को इम्प्रूव कैसे किया जाए? इसमें बिल्कुल ये रियलिटी है कि कोई भी स्टूडेंट को 35 to 40 क्वेश्चंस, ये भी मैं एक हायर साइड पे बोल रही हूँ, जो शॉर्ट आते होंगे। अब इसके बाद कट ऑफ क्लियर करना है तो हमें ज़्यादा क्वेश्चंस थोड़े और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो इसमें यही जो एबिलिटी है टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे मैं एक रिस्क ले सकती हूँ, वो अगेन पीवाईक्यू सॉल्विंग से ही वो हमारी एबिलिटी डेवलप होती है। ओके। बिकॉज उसमें हमें समझ आता है कि कहाँ यूपीएससी इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो पीवाईक्यूज है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप सॉल्व करते हैं टेस्ट, जितने ज़्यादा टेस्ट आप देते हैं, तो उससे आपको आपकी खुद की एक सेफ रेंज आइडेंटिफाई हो जाती है कि मैं इस रेंज में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे सही होने के या मेरे कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या 80 करने चाहिए, वो क्योंकि आपको खुद आइडेंटिफाई करना आपकी पड़ेगा। स्ट्रेंथ क्या है, यस, या फिर कौन से सब्जेक्ट्स में आपके जो गेस है वो ज्यादा चलते हैं, कौन से बिल्कुल। सब्जेक्ट्स में नहीं चलते हैं? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने हैं, क्योंकि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब जैसे फॉर एग्जांपल फनम के बारे में पूछा था कि व्हाट इज फनम, तब ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। अब इसमें अगर आपको कुछ पता होने के चांसेस, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। इट वुड बी बेटर बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है। सो आपको कौन से क्वेश्चन लीव करने हैं और किस रेंज में आपको खेलना है, आपकी कितनी एक्यूरेसी है, वो आपको पता चलेगा जितने आप टेस्ट देंगे उससे। ओके। तो मेरे लिए, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी वाज ओके, तो एकदम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं था एंड ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल नहीं है। तो मैंने मेरी रेंज आइडेंटिफाई करी कि मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा वो। तो मेरा उस चीज़ पे फोकस रहता था। ओके राइट। मैम आपने आगे बताया कि आपके लिए भी जो सी सेट का पेपर है वो हर्डल रह चुका है, और अगर जीएस में अच्छे स्कोर हो और सी सेट में ना हो तो ये बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पेपर क्वालिफाइंग है, उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लग जाए तो उससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ तो वो 2 या 3 अटेम्प्ट तक उनका सी सेट का ही पेपर नहीं निकलता। जीएस में फॉरेस्ट का भी कट ऑफ पार हो जाता है पर सी सेट नहीं निकलता। तो आपने किस तरीके से इम्प्रूव किया? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि वो क्या करे, अब नहीं हो रहा है तो कोई बुक लेकर के सॉल्व करे, या फिर कोई कोर्स ले ले, या फिर कोई अलग से पर्सनल कोचिंग ज्वाइन कर ले। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सी सेट क्लियर नहीं हो रहा है इतना इजीली, उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए? सीसैट मेरे लिए भी काफ़ी एक बड़ा हर्डल रहा है। और इसके लिए मैंने ये किया कि आप एक बार जब कंसेप्ट सीख लेते हैं कि कोई कोई भी टॉपिक है उसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आप जब तक उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे खुद बैठ के, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं ये टॉपिक कंफर्टेबली सॉल्व कर सकता हूँ। तो एक जब आप पढ़ लेते हैं कोई चीज़, तो उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तो इसमें आप पीवाईक्यूज की हेल्प लीजिए अगेन, क्योंकि सीसैट में भी पीवाईक्यूज होते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। साथ ही साथ जो एनसीईआरटीज है वो भी हेल्प करती है हमें। या फिर आप कोई भी आप कोचिंग है या जितने भी पेपर्स है आप मार्केट में कोई भी आप ले लीजिए, बट आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और वो कॉन्फिडेंस ही आपको कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आने नहीं वाला, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा क्वांट में एंड सीसैट में। तो इसमें आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं तो फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। मेरे लिए भी जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको जिस सीसैट में जो काफ़ी अच्छे थे, तो मैं अपने क्वेश्चंस ले जाके उनके पास जाके और उनसे पूछ लिया करती थी कि प्लीज़ मुझे बता दो ये कैसे सॉल्व करना है। तो वो आपके फ्रेंड्स जब आपको समझाते हैं ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में समझ आती में आ है जाता एज़ कम्पेयर टू अ टीचर, क्योंकि टीचर एक प्रोफेशनल वे में समझाएगा और फ्रेंड्स आपको
हंसते मजाक में ही पूरा कंसेप्ट और फ्रेंड्स को तो आप 5-10 बार भी पूछ सकते हो, और फैकल्टी को पूछने में थोड़ा आता है तो उसमें हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज में वीक हो तो तो आप उस एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट एंड करिए इम्प्रूव एंड इट। उसको इम्प्रूव करिए। यस, एंड आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, क्योंकि इसमें 27 से 28 क्वेश्चंस आते हैं सीसैट में नियरली। तो आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, कोई भी आप वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको लगता है कि आपके आरसी के जो कंसेप्ट्स है, क्योंकि इसमें काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें पूछी जाती है। कहीं पे कोरोलरी पूछी जाती है, कहीं पे इन्फरेंस पूछा जाता है, तो कहीं पे कंक्लूजन पूछा जाता है। तो हर चीज़ में आपको एक अलग वे से सोचना पड़ता है। तो मैं पर्सनली ये क्या करती थी कि मैं हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले क्वेश्चन पढ़ा करती थी। पैराग्राफ पढ़ने की जगह पहले क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छा, और उसमें मैंने एक माइंडसेट बना लिया कि अच्छा ये चीज़ पूछी जा रही है। उसमें होता क्या था कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते थे जो बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकते। वो हम देख के ही पता कर सकते हैं कि कुछ ऐसा एक्सट्रीम बोल दिया, इंडिया के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया या कोई भी चीज़ है, आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो उस चीज़ को। तो कहीं न कहीं वहीं पे आपको आंसर मिल जाता है आपका। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और उसके बाद पैराग्राफ की फास्ट रीडिंग करनी है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है उसको आप अंडरलाइन करिए, जो क्वेश्चंस में थे। यस, तो उससे आप फास्ट रीडिंग करके फिर आपके जो आरसी की जो स्पीड है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर आप क्वांट और रीजनिंग में आप ज्यादा टाइम दे सकते राइट, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए हैं। यस और उसके बाद फिर पैराग्राफ जो दिया है उसको फटाफट स्किमिंग करके आइडेंटिफाई करिए। यस यस, और इसको डेली बेसिस पे करना है। तभी सर आदत बन तभी पाएगी। आदत बन पाएगी, हम हाँ। फास्ट रीडिंग कर पाएंगे। एक और चीज़ है सीसेट के कंटेक्स में, मैंने जब से एकेडमी शुरू की सिम्बायोसिस आईएएस, काफ़ी सारे एस्पिरेंट को मिला। उसमें से काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे थे जिनका सीसेट अच्छा नहीं है या सीसेट की वजह से प्रीलिम रुक गया। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, या हो भी सकता है मेरा जो ऑब्जर्वेशन वो गलत भी हो। मैंने देखा है जिस ईयर सीसेट नहीं हुआ, फिर वो कैंडिडेट सीसेट पे ध्यान कब देते, नेक्स्ट प्रीलिम के 3 महीने पहले। ये नहीं होना चाहिए। बिग मिस्टेक। हाँ, अगर किसी वजह से हमारा रुका है, जीएस हो या सीसेट हो, दूसरे दिन से वर्क करना है कि ये रुकना ही नहीं चाहिए, मेहनत करनी है। जैसे मैडम ने बताया, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, यही सॉल्यूशन है। क्योंकि आज ऐसा माहौल है, सीसेट जिनको आता है उनके लिए मजाक है, और जिनको नहीं आता उनके लिए मिस्ट्री है। हिस्ट्री है। तो मिस्ट्री को तो सॉल्व करना है, तो जब तक लगे रहेंगे तभी कुछ चीजें बनेगी। यस, राइट। तो जैसे मैं मेरे लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं, जब मैंने 2022 में लास्ट अटेम्प्ट दिया, मेरा सीसेट भी अच्छा नहीं था, मतलब 70-75 मार्क आ जाते थे, निकल जाता था हर बार, पर लास्ट अटेम्प्ट का एक अपना प्रेशर होता है। तो सोच रहे थे क्या करे ये भाई, अब तो नहीं रुकना चाहिए ना, लास्ट अटेम्प्ट है। हाँ, नो रिस्क तो मैंने दिस टाइम। 4 से 5 महीने मेहनत की सीसेट में, 4 से 5 4 से 5 महीने सिर्फ सीसेट किया। जीएस में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि इतनी दिक्कत नहीं नहीं आ आएगी। रही। फिर भी जीएस भी डाइसी है, पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो सीसेट पे वर्क किया और रिजल्ट भी मिला। 100 के आसपास कुछ 2022 में मार्क्स आए। तो मैं वही कहूंगा कि आप मेहनत कीजिए, जिस दिन रुका है उसी दिन से मेहनत कीजिए, वेट मत कीजिए प्रीलिम की। हाँ, इसी वजह से रुका है, नेक्स्ट नहीं रुकना चाहिए। क्वालिफाइंग की जगह एलिमिनेटिंग पेपर बन गया बन है। गया है, एलिमिनेटिंग हाँ, बन गया, very true। एग्जैक्टली। आप दोनों की बात सुनकर मुझे एक चीज़ खास ये लग रही है कि स्टूडेंट्स अभी जो भी टॉपर्स का टॉक होते हैं या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियोस यूट्यूब पे होते हैं, उसको देख करके एक प्रिपरेशन में कौन सी चीज़ कब स्टार्ट करनी चाहिए वो एक आइडियलाइज कर लेते हैं। लेकिन सर ने भी काफ़ी बार रिपीट किया कि सबकी पर्सनालिटी, सबकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है। तो आप सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और उस पर काम कीजिए। जी राइट। इसके लिए हर्षिता सबसे बेटर बताऊंगा ये कि क्या स्ट्रेंथ है, और उन्होंने उस पर काम किया है बेसिकली। क्या बात है। हाँ। प्लीज मैम अगर आप एलोबरेट करवाए तो। सर, स्ट्रेंथ में यही था। प्रीलिम्स की बात करें तो पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे जो सब्जेक्ट्स है वो मेरे स्ट्रेंथ थे, तो उसको मैंने इतना ज़्यादा परफेक्ट बना लिया कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि पॉलिटी में मेरे क्वेश्चंस गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर आप खुद में आप ये सोच के रखेंगे ना कि चलो 5 क्वेश्चन गलत हुए तो चलेगा, नहीं, आपका वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उसमें आपके 0 एरर्स होने चाहिए। आप ये माइंडसेट बनाइए, फिर अगर गलतियाँ होती है उस दिन प्रेशर में तो कोई बात नहीं। तो वो स्ट्रेंथ्स को मैंने इतना ज़्यादा पॉलिश कर लिया, यही चीज़ मैंने मेंस में और इंटरव्यू में भी की। मेंस की हम जैसे आगे बात करने वाले हैं, उसमें जैसे हम जैसे आंसर लिखते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं पेपर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको दुनिया भर का नॉलेज होगा, लेकिन आप पेपर पे अगर समझा नहीं पाएंगे उस चीज़ तो को फिर क्या तो उसका फायदा? कोई फायदा नहीं है। राइट। तो उस चीज़ पे मैंने वर्क किया। जैसे सर बताया करते थे कि मैं आंसर अच्छे वे में एक्सप्रेस कर पाया करती हूँ, तो उसी को मैंने ज़्यादा और पॉलिश किया मेरे मेंस के दौरान भी।
राइट, मतलब स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्गर बनाइए और वीकनेस पे काम कीजिए। और जैसा कि आपने कहा कि टॉपर्स को हम आइडियलाइज कर लेते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आज मैं ये आपके सामने बोल रही हूँ, कल कोई आके कुछ और बोलेगा, तो हर पर्सन की स्ट्रैटेजी अलग होगी। पर मैंने जैसे पिछले 2 अटेम्प्ट में जो फेलियर हुआ और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा जो सक्सेस मुझे मिली, उसमें डिफरेंस यही था कि पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैं दूसरे क्या कहते थे वो ज़्यादा सुनती थी, कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ये किया कि खुद को जो लगता है कि हाँ, ये चीज़ सही होगी, उस पे ज़्यादा वर्क किया। जैसे अक्सर हम एग्ज़ाम्पल दूँ तो बताया मंथली मैगज़ीन्स होती है हमारे करंट अफेयर्स के लिए, तो वो सब फ़ॉलो करते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में हुआ ये कि मैं मंथली मैगज़ीन्स नहीं पढ़ पाई, बिकॉज़ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था मुझसे। तो अब उसमें अगर मैं प्रेशर में आ जाऊँ, दूसरे मेरे आजू-बाजू सब पढ़ रहे हैं मैगज़ीन्स एंड मैं ये सोचूँ कि मेरा नहीं हुआ, तो अब ये अटेम्प्ट तो गया। तो मैंने उसके अलावा ये किया कि थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, कि करंट अफेयर्स के मंथली टेस्ट लगा लिए, कि जहाँ पे आप 1 महीने के 100 क्वेश्चंस कर लिए और आप वैसे 1200 क्वेश्चन अगर कर लें, तो आपके पास कितना एक ब्रॉड कंटेंट वाला एक एनरिच्ड कंटेंट हो जाएगा करंट और अफेयर्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो टेस्ट सेट कर रहे हैं वो इस बात का तो ख्याल रखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही उसी से क्वेश्चन वो लोग फ्रेम करें। तो ऐसा नहीं है कि मंथली मैगजीन्स कंपलसरी है, मैंडेटरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, पर अगर वो नहीं हो रहा है तो आप सोचिए कि आप कैसे आप उसका एक रास्ता निकाल सकते हैं। इसमें जो PT 365 आती है, जो समराइज वर्जन होता है, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और उसमें भी आपको पेज टू पेज नहीं पढ़ना है, बिकॉज जैसे आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ें ज़्यादा रेलेवेंट है रेलेवेंट हमारे है। लिए। तो उस तरह से आपको वेटेज और टाइम अलोकेट करना है, जहाँ पे एनवायरमेंट, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं, तो आप उनको पहले पढ़िए और उसके बाद आपके पास टाइम होता है तो आप दूसरे टॉपिक्स पे जाइए। ओके मैम, आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात की, उसमें आपने बोला कि पॉलिटी वगैरह जो है आपकी स्ट्रेंथ थी। तो एक थोड़ा प्रीलिम से थोड़ा हटकर क्वेश्चन है मैम, कई बार हम देखते हैं कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, तो उन्हें पढ़ने में या फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ने में हमें कोई उतना मेंटल स्ट्रेस नहीं होता। पर असली चैलेंज तब आता है जब कोई सब्जेक्ट है वो आपको पसंद नहीं है, उसके क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, पर अब उसको कुछ भी करके करना है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो जिसमें आपका उतना इंटरेस्ट पहले से नहीं था, उन सब्जेक्ट्स को आपने कैसे पढ़ा, कैसे इंटरेस्टिंग बनाया और उससे मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे लिए भी काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं सर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया करते थे। जैसे कहूँ तो हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वो पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। उसमें रटना भी ज़्यादा पड़ता है। तो मैं उसमें क्या किया करती थी कि जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद है, तो मैं दिन के जैसे 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली मेरे पढ़ने की हैबिट थी, तो उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा मैं चूज़ करूँगी जो मुझे बहुत पसंद है और दूसरा ऐसा चूज़ करूँगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बैलेंस हो तो जाएगा। एक बैलेंस हो जाएगा कि एक रिवॉर्ड भी मिल जाएगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो एक माइंड रिलैक्स हो गया और थोड़े टाइम जो माइंड को थोड़ी जो परेशानी उठानी है वो सब्जेक्ट पढ़ के, तो वो भी हो गया। वो भी हो गया। तो उस तरह से एक बैलेंस रहता था एंड साथ में उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब्जेक्ट को आप पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, तो पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके लिए मैंने किया क्या कि रोज़ एक टाइम अलोकेट कर दिया कि आज मैं उसको आधा घंटा ही दूंगी, उससे ज़्यादा मैं मॉडर्न हिस्ट्री टच भी नहीं करूंगी। पर वो आधे घंटे में डिसाइड कर लिया कि इतना समय पढ़ूंगी, ये टॉपिक खत्म करूंगी। तो धीरे धीरे जैसे वो आधा घंटा आगे क्यूमुलेटिव जो उसका बेनिफिट मुझे मिला, जैसे जैसे स्टोरी क्लियर होने लगी, तो आगे जाके आज की डेट में मॉडर्न हिस्ट्री इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। ओह वेरी नाइस। सो ऐसे आप जो भी सब्जेक्ट्स है जो आपको लगता है कि आपकी वीकनेस है, आपको पढ़ने तो है ही वो, अब आप उसको रो रो के पढ़ लीजिए या आप उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ लीजिए। क्योंकि पढ़ना तो है, पास होना है। एग्जाम करेक्ट। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें आपका जो आपकी वीकनेस है उसको आप कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं? जैसे मैम ने बताया अभी, सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे 1 आवर या 2 आवर के लिए पढ़ना चाहिए, एक साथ बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। इसको मैं रैंडम रिवीजन कहता हूँ। रैंडम रिवीजन मतलब मैं रिवीजन के लिए टेक्निक की बात करता हूँ, पर यहाँ पे भी ये फ्रूटफुल है। जैसे क्या होता है, जैसे हमने पॉलिटी लिया, अब हमने शेड्यूल बनाया हुआ है कि 3 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, तो 1 या 1.5 दिन तक एनर्जी रहेगी, फिर एनर्जी नहीं रहेगी। आप आज भी जो भी अच्छे एस्पिरेंट है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। पंचायती राज के बाद लक्ष्मीकांत सबको नहीं आती, बिल्कुल, वहां तक, क्योंकि वहीं तक एनर्जी है हमारे पास। आई एग्री। हाँ, तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो एनर्जी डाउन होती है धीरे धीरे। हाँ, एक ये चीज है। यस, बोर्डम इसलिए भी हो जाती है। बोर्डअप हो जाती है। तो एक चीज ये करनी चाहिए कि डेली बेसिस पे 1 घंटा हम डिवोट करेंगे
रैंडम रिवीजन को या जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जैसे मैडम ने बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री डिफिकल्ट लग रहा था, तो डेली बेसिस पे थोड़ा 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 सा पढ़ते गए तो धीरे धीरे माइंड उस चीज़ों को समझता जाएगा, क्योंकि माइंड के लिए इनिशियली डिफिकल्ट होता है, और जैसे ही कोई डिफिकल्ट चीज़ हम पढ़ेंगे तो साइकोलॉजिकली वो रिबाउंड करेगा। यस, हाँ, तो धीरे धीरे जैसे वो छोटे बच्चे को ऐसा समझा पटा के कि हाँ, ગુજરાતીમાં કહે ને કે મગજને એક રમકડું જોઈએ. ये करेक्ट, હા, તો એની પાસે એક રમકડું છે, બીજું રમકડું આપીશું તો એ નહીં માને, ધીરે ધીરે આપવું પડશે. और कौन से आज टाइम की पे कौन सा डेट में खिलौना देना है वो भी हाँ, वो choose- बहुत जरूरी है. जैसे एक पर्सन को जानने की कोशिश कर पता समझा पटा के से ही भाई वो इतना कर सब्जेक्ट के साथ भी हमें धीरे धीरे बातचीत करके Yes, उसको yes, समझ पर- हाँ, और डरना नहीं है किसी भी चीज को लेके। नहीं आता है, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, और जिनको नहीं आता उन्हीं को तो आगे जाके आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, डरना नहीं है। हो सकता है किसी को 2 महीने में क्लैरिटी आ गई, किसी को 4 महीने में आ गई, किसी को 6 महीने में आ गई। एक्सेप्ट करना है और बढ़ते जाना है। हाँ, धीरे 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 बेटर होती जाएगी ओके चीजें। सर, आपने अभी डर की बात की और मैम ने आगे कॉन्फिडेंस की बात की थी, तो इसी चीज़ को लेकर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि खास करके प्रीलिम्स में जैसे जैसे एग्जाम्स पास आती है तो सबको सेल्फ डाउट होने लगता है कि मेरा तो इस सब्जेक्ट का रिवीजन बाकी है, ये छूट जाएगा, एक हफ्ते में कैसे कंप्लीट होगा। एक साइड मेंटल और फिजिकल फटीग भी होता है और एक साइड प्रेशर भी बनता है। तो इस सिचुएशन में एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? और यही चीज़ एग्जाम हॉल में बैठकर भी होती है कि कुछ एमसीक्यू शुरुआत के 10-15 एमसीक्यू सॉल्व किए तो उसमें लगता है कि यार इसमें तो कुछ नहीं आ पा रहा, गेस वर्क भी लगता है कि शायद नहीं चलेगा। तो पेपर के एक हफ्ते पहले और पेपर में इन दी एग्जाम हॉल हमें क्या माइंडसेट रखना चाहिए कि ताकि हम अपने आप को होपफुल रखें, बूस्ट करें और पॉजिटिव रह पाए? क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक आपका पीक परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो आपने उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था आपका? सेल्फ डाउट बहुत नॉर्मल है। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, चाहे आपने कितना भी पढ़ लिया हो, कि आज मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मतलब ऑल इंडिया रैंक 2 को भी ऐसे सेल्फ डाउट्स आते थे? जी, इनफैक्ट मैं बताऊं तो थर्ड अटेम्प्ट जो मेरा था जिसमें मुझे ये ऑल इंडिया रैंक 2 मिला, उसकी प्रीलिम्स के 1 महीने पहले मैं ये सोच रही थी कि शायद मुझे अटेम्प्ट ड्रॉप कर देना चाहिए। सीरियसली? जी। क्योंकि उस टाइम में मुझे भी लगता था कि मैं बहुत अंडर प्रिपेयर्ड हूँ और शायद मैं ये अटेम्प्ट ड्रॉप ले लूँ और मेंस की मेहनत करूँ और बाद में प्रीलिम्स करूँ तो शायद बेनिफिशियल रहेगा। बट उस टाइम ये सेल्फ डाउट नॉर्मल था, नेचुरल था, क्योंकि इतना प्रेशर था, 2 अटेम्प्ट नहीं हुए थे। बट उस दौरान जो आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है, जो आपकी फैमिली का सपोर्ट होता है और जो आपका खुद के ऊपर जो भरोसा होता है कि आपने इतने टाइम से जो तैयारी करी है, वो आपको कहीं न कहीं आगे ज़रूर फ्रूटफुल होगी। तो उसी चीज़ को साथ में रखते हुए निष्काम कर्म करने का ट्राई किया आगे भी। तो और आज मैं यहाँ हूँ। तो ये सेल्फ डाउट बिल्कुल नॉर्मल है, स्टूडेंट्स को, हर एस्पिरेंट को होता है, बट आपको उस दौरान ये याद करना है, खुद पे भरोसा रखना है कि आपने इतना जो पढ़ाई की है, जो प्रिपरेशन की है, जितने भी आवर्स आपने दिए हैं, तो आपको कहीं न कहीं वो ज़रूर आगे फ्रूटफुल रहेंगे। कंप्लीटली मैम, क्योंकि कभी-कभी होता है कि एग्जाम हॉल में हमने जो 1 महीना या 2 महीने पहले जो पढ़ा है वही नहीं, पर शायद स्कूल में कुछ पढ़ लिया होगा, कहीं पे कोई बोर्ड देख लिया होगा, कहीं न्यूज़ में कुछ सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया होगा, वही काम आ जाता है एग्जाम पर। उसके लिए मन को शांत रखना पड़ता है। 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले पढ़ी हुई चीज़ याद आती है। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो एग्ज़ाम के ठीक पहले की रात को मुझे लग रहा था भगवान 15 दिन और दे दे। वो सबको होता होगा शायद। हाँ, और लास्ट अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दे फोन हो रहा जाए, था। फ्लड आ जाए, ऐसा भी होता हाँ, होगा। छठे अटेम्प्ट में भी सेम फीलिंग आ रही है कि भगवान 15 दिन और दे दे, मैं अच्छी तरह फिल्म प्रिपेयर कर लूंगा। तो काम रहिए, ये बहुत ही नॉर्मल है। और एग्जाम के दिन में ऐसी ऐसी चीजें याद आती है जो हमें पता ही नहीं होता कहाँ पड़ी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया तो एक क्वेश्चन था गवार गम पे, गवार गम, हाँ, हाँ। 2014 में। तो अब क्वेश्चन तो सही हो गया। अब मैं बाहर आके सोच रहा हूँ पढ़ा कहाँ था, ना करंट में पढ़ा था। फिर मुझे याद है सफारी करके एक मैगजीन आती है यस, गुजराती में, साइंस एंड मैंने वहां पे पढ़ा था, वो मैं पहले से पढ़ते आ रहा हूँ, तो वहां से क्लिक हो गया। पता नहीं कब पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, पर सफारी में कहीं पढ़ा था। तो ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये सबके साथ होता है। एग्ज़ाम की आप जो माइंडसेट की बात कर रहे थे कि जो 1 हफ्ते पहले और एग्ज़ाम के दौरान क्या माइंडसेट होना चाहिए प्रीलिम्स में। तो 1 हफ्ते पहले मेरा यही माइंडसेट था कि जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, खाली उसी को बार-बार पढ़ती रहूँ। जो मुझे लगता है कि मेरे वीक एरियाज़ है, उसको देख लूँ ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए। एंड उस दौरान ज़्यादा हमें कुछ नया नहीं करना है। जितना किया है वो इनफ है। अब हमें जितना हम रिलैक्स हो सकते हैं, जितना हम अच्छे से सो सकते हैं, उतना ही हम आगे बेटर परफ़ॉर्म कर पाएँगे।
तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैं स्पेसिफ़िकली ये कहूँगी कि शाम को मैंने 5-6 बजे तक पढ़ाई करके और फिर अपनी प्रिपरेशन रख दी थी, प्रीलिम्स के 1 दिन पहले। क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई की है अब तक, आप महीनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लास्ट के कुछ घंटों में आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ लेंगे कि जो आपको कल कि 100 क्वेश्चंस है, शायद आपको 1-2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी अगर आपको ना आए, बट यू स्टिल हैव 90 क्वेश्चंस। और वो तभी सच हो पाएंगे जब आपका माइंड रिलैक्स आपका रहेंगे। सपोर्ट करेगा। यस, तो बट प्रीलिम्स के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि आप एक तो प्रीलिम्स के दिन के लिए कोई सरप्राइजेस मत रखिए। अगर आपका एग्जाम सेंटर है, दूर है, पास है, जहाँ पे भी है, आप अपने फ्रेंड को बोल दीजिए या फैमिली में से किसी को बोल दीजिए, आप खुद थोड़ा टाइम निकाल के वहाँ जाके आ जाइए। आपको फिर उस दिन पता रहेगा कि कैसे जाना है, कैसा सेंटर है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। एंड जो भी आपका ट्रैवलिंग है तो वो सब पहले से आप डिसाइड करके रखिए, और ताकि अगले दिन आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस कर पाएंगे। और एग्जाम के दौरान भी जब आप प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं, जैसे आपने बताया कि 10-15 क्वेश्चन हुए और नहीं आ रहे हैं मुझे, तो अब जैसे हर किसी का सेट अलग अलग होता है, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के सेट में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो पहले ही आ जाते हैं, तो उसमें आपको आपको ये याद दिलाना है कि ये डिफिकल्ट वाला सेट है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो आगे आ रहा है। तो आप वो स्ट्रेंथ को याद रखिए कि मेरा वाला जो स्ट्रेंथ है वो ज़रूर आगे आ रहा है और मैं उसमें सॉल्व करूंगा। तो आपको खुद कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड करवाना है कि काम रहना है, रिलैक्स रहना है और वैसे ही तैयारी करनी है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये देखा है कि आपको नॉलेज पूरा होता है, बट आप वो प्रेशर में आके सिली मिस्टेक्स करते हैं। पहले 10 मिनट 15 मिनट में अगर आप गेम हार गए ऐसा फील कर लेंगे तो फिर आप सच में हार जाएंगे। तो वो प्रेशर फील नहीं करना है। जितना आप रिलैक्स होकर एग्जाम देंगे, आप ऐसा ही सोचेंगे कि मैं बस अपना एग्जाम देने वाला हूँ जितना मुझसे मेरी कैपेसिटी में है, आगे जो रिजल्ट आएगा वो भगवान के हाथ में है। पहले 10-15 बॉल भले ही डॉट बॉल हो जाए, लेकिन अभी चौके छक्के मारने की बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी 100 है। क्वेश्चंस है आपके पास, तो जब तक आपका 100th क्वेश्चन खत्म नहीं होता तब तक आपको हार नहीं माननी है इसमें। वो 3 इडियट्स में डायलॉग है ना, ऑल इज वेल। जहाँ जहाँ पे लग रहा है नहीं आता, ठीक है, ऑल इज वेल, आएगा, हमारा भी टाइम आ जाएगा। एक हाथ ऐसे ही रख के फिर सॉल्व कीजिए। हाँ, और जैसे- जो भी लोग प्रीलिम मतलब कंटिन्यूअसली क्वालिफाई करते हैं, उनको भी सब कुछ नहीं आता है, उनके साथ भी यही होता है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उन्हें कहीं भरोसा है कि हो जाएगा। यस हो जाएगा, मेरा सेगमेंट आएगा, बस यही होता है। ठीक है, और सिलेक्शन होने के बाद भी प्रीलिम का डर रहता है, अच्छा, ऐसा नहीं है, प्रीलिम बहुत ही डाइसी है। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट है उनको लग रहा है कि रिवीजन नहीं हुआ है, सेल्फ डाउट है, एग्जाम में जाके क्या करूंगा, पहले 20 क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल रहना है। मतलब जो डिफिकल्टीज एक एस्पिरेंट फेस करता है, जो टॉपर से उनको भी सेम डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी होगी, सेम डर लगा होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उन्होंने डर को ओवरकम किया तो उन्हें सक्सेस मिली। आज भी मैं प्रीलिम्स के पेपर से उतना ही डरती हूँ जितना पहले डरा करती थी। इवन मैंने जब लास्ट अटेम्प्ट दिया, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन प्रीलिम की थी। मेंस में बहुत चिल था, मतलब चिल यानी थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहेगा, पढ़ना है, और लास्ट अटेम्प्ट में, पर प्रीलिम में भाई बहुत बहुत डिफिकल्ट था। डर लग रहा था, पर एक ही रास्ता है, काम रहिए, खुद पे भरोसा रखिए, पर ज्यादा टेंशन मत लीजिए। राइट, राइट। तो सर जैसे कि आपका भी 9 इयर्स का प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है, 6 अटेम्प्ट, 2 यूपीएससी इंटरव्यूज, तो आप दोनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब जब एग्जाम का 1 महीना प्रीलिम्स में बाकी है, तो स्टूडेंट को क्या चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखनी है? प्रीलिम के कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, तो पहली चीज तो यही ध्यान में रखनी है कि कुछ नया नहीं पढ़ना है अभी। कल उठ के यूपीएससी अगर आके कह रही है कि इसमें से मैं पूछूंगा, फिर भी नहीं पढ़ना, ये लेवल की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि लास्ट टाइम पे सर वो फोमो भी होने लगता है कि सब ये पढ़ रहे हैं, ये कुछ आ गया है, मेरा छूट जाएगा तो क्या होगा। तो ये नहीं करना है, इसको मैं सब्सटेंटिएट करूंगा। जैसे मेरी बात करूँ, मैंने एनवायरनमेंट बहुत जगह पे पढ़ाया हुआ है, साइंस टेक में पढ़ाता था, पॉलिटी पढ़ाता था। एनवायरनमेंट के लिए मैंने कभी पीएमएफआईएस नहीं पढ़ी, मैंने शंकर आईएएस नहीं पढ़ी। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना चाहिए, पर जरूरी नहीं है, तो ये फोमो तो बिल्कुल नहीं लाना है। जैसे स्पेक्ट्रम की बात करते, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने कभी नहीं पढ़ी स्पेक्ट्रम। मैंने एक ऐसी नोट पढ़ी थी जो दिल्ली के कोई क्लास थे, अभी बंद भी हो गए, बंद हुए 10 साल हो गए, ऐसी नोट्स मैंने पूरे अटेम्प्ट में पढ़ी है। अच्छा। हाँ, तो भरोसा रखिए। 6 6 के 6 अटेम्प्ट में मैंने अलग अलग मैगजीन पढ़ी है, मैंने एक भी मैगजीन रिपीट नहीं की। मतलब लास्ट अटेम्प्ट में ये मैगजीन थी, 5वें अटेम्प्ट में ये थी, तो फोमो मत रखिए। जो पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, ये ही मंत्र है। और अगर पॉसिबल हो, लास्ट के जो 1 दिन है सिर्फ पीवाईक्यू कीजिए, लास्ट के 1-2 दिन सिर्फ पीवाईक्यू कीजिए। वो जितना पढ़ना है पढ़ लिया है, अब पीवाईक्यू कर लीजिए। बस वही हमारी गीता है, बाइबल है, कुरान है। जितना हो सके लास्ट में पीवाईक्यू कीजिए। सीसेट में अगर दिक्कत है तो अभी टेस्ट लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, पर जिनको बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है तो लास्ट के
एक वीक टेस्ट मत लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगाने चाहिए, पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि अगर मार्क्स कम आ गए तो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ट होगा। और कई बार ये भी होता है कि ज़्यादा आ गए तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता और है। कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं हम लोग। तो बेटर है जिनको ये प्रॉब्लम है वो मत लगाइए, बाकी लगा सकते हो, अगले दिन भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है पर्सनालिटी पे। और नींद अच्छी लीजिए, एग्जाम के अगले दिन नींद अच्छी आनी चाहिए। मुझे था तीसरे या फोर्थ अटेम्प्ट में ये प्रॉब्लम हुई थी, और वहां से पता चला कि भाई नींद आनी चाहिए। प्रीलिम हो, मेंस हो, या इवन इंटरव्यू में नहीं आती नींद। अगली रात को गुजरात भवन में ऐसे ही घूमते रहते हैं भूत की तरह। हाँ, पर नहीं, नींद अच्छी से लीजिए, बहुत अच्छे से। और पॉसिबल हो दिन में आधा घंटा वॉकिंग, कोई एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ऐसे दोस्तों से भी दूर रहिए जो नए नए सोर्स रोज लेके आ जाते हैं। मैम ने भी काफी अपने पीयर या ग्रुप के बारे में पता किया है। यस, तो बस यही चीज़ें आराम से कीजिए। हाँ, पढ़ना है, मूवी देखने नहीं चले जाना है। मूवी नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं है मूवी नहीं देख सकते, कोई कंपल्सन नहीं है कि नहीं देखना है। मेन चीज है लगे रहिए, यहाँ से लेके हर रोज ये होना चाहिए कि आज मैंने अपना बेस्ट दिया है। हाँ, ज्यादा सोचना नहीं है। एक चीज ये भी है, जैसे लास्ट में हम एक टाइम टेबल बनाते हैं कि 15 दिन में ये खत्म करेंगे, एक वीक में करेंगे या एक महीने में करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि ये खत्म नहीं होता। जैसे 2 दिन में हिस्ट्री को टाइम दे दिया कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 2 दिन करेंगे, अब नहीं होगा तो क्या पाइलअप होती जाएगी चीजें। हम क्या करेंगे, 2 दिन नहीं और 2.5 दिन दे देंगे। कोई चीज, एक कोई सब्जेक्ट को 1 दिन के लिए टाइम दिया है, नहीं हुआ 1.5 दिन देंगे, नहीं, लिख लेना है साइड में। हमारा शेड्यूल नहीं बिगाड़ना है। 15 दिन का शेड्यूल है, लिख दिया, 1 दिन बफर रखिए, और बफर डे में हर एक सब्जेक्ट में जो बाकी रहा उसको कर लीजिए। वरना क्या होगा, जैसे ही कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेंशन होगा। बेटर है साइड में लिख दीजिए, बफर डे मैंने इसीलिए रखा है, तब जाके मैं पढ़ लूंगी या पढ़। जो टाइम स्लॉट आपने अलोकेट किया है जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, अगर उसमें आपका जितना छूट जाता है उसको आप बफर डे में ही कवर कीजिए, बफर डे में ही कवर, ना कि उसको दूसरे दिन कवर कीजिए। हाँ, टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी है। यस, जनरली होता क्या है कि जब सब्जेक्ट खत्म होता है ना, तो मुझे लग रहा है कि बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हाँ हाँ। ये मैं समझ सकता हूँ कि कई बार सब्जेक्ट खत्म ना हो ना तो मजा नहीं आती, पर इसको हमें सीखना पड़ेगा। साइड में लिख दीजिए, बाकी मैम बताएंगे इस पर डिटेल में। इसमें इनके साथ मैं ये एडिशन देना चाहूँगी कि लास्ट के दिनों में हम यूट्यूब के रिसोर्सेज का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे यूपीएससी में प्लेसेस इन न्यूज़ आते हैं या फिर काफ़ी ऐसे टॉपिक्स आते हैं इकोनॉमी रिलेटेड, करंट अफेयर्स या व्हाटएवर, बट इसमें यूट्यूब पे आपको शॉर्ट जो वीडियोस मिलते हैं काफ़ी सारे अवेलेबल है, उसका आप यूज़ कीजिए, क्योंकि पर्सनली ऑडियो विजुअल से रिटेंशन काफ़ी हद तक बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू रीडिंग लॉन्ग नोट्स। करेक्ट। तो आप लंबे लंबे नोट्स की जगह कहीं आप खाने बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो आपने एक वीडियो लगा दिया और सुन लिया। तो ये आप रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप ये वीडियो देखिए और आपका हो जाएगा। वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वीडियो है जिससे अच्छा कवरेज मिल रहा है, टाइम ड्यूरेशन भी उसका थोड़ा छोटा है और मैं इसको कर सकता हूँ कंफर्टेबली। तो मेरे लिए जैसे इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में मृणाल सर की जो विन सीरीज वो हर प्रीलिम्स के पहले लाया करते हैं, तो वो मैं ऐसे ही सोते जागते सोने से पहले देख लिया करती थी। या कभी आप टाइम पास कर रहे हो उसकी जगह आप ये चीज कर सकते हो, माइंड में अंदर डालोगे तभी बाहर जी। आएगा। या फिर प्लेसेस इन न्यूज़ है तो उसके भी आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो शॉर्ट जो वीडियोस होते हैं आप उसकी हेल्प लीजिए। तो इवन मैम ने चैनल पे भी आई थिंक कोई करंट अफेयर्स का हाँ, वीडियो एक डाला था, वो भी मैराथन बहुत वीडियो था, 12 आवर्स का वीडियो था, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि अभी आप 12 घंटे का वीडियो देखने बैठिए, बट अगर आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करके भी और उसमें भी आप अगर हाईलाइटेड जस्ट फटाफट एक 3-4 घंटे में आप कवर कर सकते हैं, अगर आप उसको फटाफट पढ़ रहे हैं तो। या फिर लंच करते हुए या जी। फिर वॉक, सर ने जैसे रेकमेंड किया कि वॉकिंग करो तो उसके टाइम पे देख सकते और हैं। अदरवाइज आप फ्रेंड्स का भी हेल्प, पीयर ग्रुप का हेल्प ले सकते हैं, कि अगर आप जो ये सब डिस्कस कर रहे हैं, आप बैठे हैं ग्रुप में लंच कर रहे हैं, तो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने आज पढ़ी तो आपने बता दी, सामने वाले ने कोई नई चीज़ बताई, उससे भी आपको क्या है, कभी कभी डिस्कशंस में भी वो चीज़ कभी क्वेश्चंस में आ जाया करती है। मे बी रिसोर्सेज को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि तुम ये पढ़ लो, फिर हाँ, लंच के डेफिनेटली। टाइम पे हम एक्सचेंज कर बिल्कुल। लेंगे कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट था। वाह, मतलब लोग अक्सर समझते हैं कि ग्रुप डिस्कशंस है या फिर आपके दोस्त जो है वो टाइम पास करते हैं, उसमें समय खर्च हो जाता है। हाँ, पर आपका बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें ऐसा तो है कि उसमें भी 3-4 selective लोगों का, रहना हाँ, है। जहाँ पे आप बातें कम करें और पढ़ाई ज्यादा करें। हाँ, और हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। ये नहीं दिखाना कि मेरे पास इतना नॉलेज है, कई बार ये भी होता है हो जाता है, initial वो ईगो level पे। सेटिस्फेक्शन वाला आ जाता है कि मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। तो अब हम बात करते हैं मेंस के प्रिपरेशन के बारे में। तो जब मेंस एग्जामिनेशन ऐसा नाम जब आता है, तभी से एक मन में डर आ जाता है कि राइटिंग करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है।
तो मैम अकॉर्डिंग टू यू मेंस के लिए जो राइटिंग का प्रैक्टिस है, तो विच इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस? टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ नो राइट टाइम, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आपको प्रीलिम्स के टाइम से ही, उसके पहले से ही रोज़ डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए, एंड जितनी आप आंसर राइटिंग करेंगे आगे जाके फिर आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर आप मेंस की जो प्रिपरेशन के दौरान लिखेंगे, फिर आपको हेल्प मिलेगी। बट मेरे केस में मैंने पहले इतने ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखे थे। क्लास के थोड़े बहुत असाइनमेंट्स लिखा करती थी, थोड़े बहुत आंसर्स इधर उधर PYQs लिखा करती थी, बट इतने ज़्यादा आंसर्स मैं नहीं लिख पाई थी, टू बी ऑनेस्ट। बट जब मेरी प्रीलिम्स की जब एग्ज़ाम ख़त्म हुई और जब रिज़ल्ट आया, उसके बाद के जो 3 महीने होते हैं, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस किया। उसमें करीबन, जैसे मैंने सिम्बायोसिस की टेस्ट सीरीज़ मैंने जॉइन की थी, और उसमें करीबन 25 से 30 फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे मैंने, वो 3 महीने की ड्यूरेशन में। तो उसमें हुआ ये कि पहले आप जो आंसर्स लिखते हैं, तो उसमें आप कभी ना कभी भूल जाया करते हैं कि आगे कैसे अप्रोच करना है एक आंसर को। बट जो वो 3 महीने हैं, जब आपके ऊपर वो प्रेशर होता है कि मेंस की एग्ज़ाम आपके सर पे है, तो उस दौरान जो आपकी प्रिपरेशन होती है ना, वो बहुत हेल्प करती है। ओके, तो मतलब आपको पूरा अपना रिवीजन एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद शुरू करनी चाहिए, या फिर फ्रॉम डे वन? उसके बारे में सर अगर आप कुछ इंसाइट दे पाए। हाँ, देखो पढ़ाई तो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। हम ऐसा सोचे कि ये सब्जेक्ट पूरा ख़त्म होने के बाद लिखे, तो ये तो कभी नहीं होगा। और ये भी नहीं करना चाहिए कि भाई अभी कुछ भी नहीं पढ़ा और सीधे लिख रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा। जैसे मैम ने बताया कि प्रीलिम के बाद उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, पर फिल्म में जो मेन कोर सब्जेक्ट थे वो अच्छी तरह हो चुके थे उनके, ठीक है। और हर्षिता के बारे में जो सबसे बड़ी बात थी, जैसे उनके टेस्ट पेपर देखने के बाद मुझे लगी थी, मैंने उनको बताया भी था, जो है वो आर्टिकुलेशन सबसे बढ़िया। मतलब मैंने ऐसा आर्टिकुलेशन बहुत कम कैंडिडेट में दिखा है। इवन मैंने भी जब प्रिपरेशन किया तो दोस्त वगैरह काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट हो, पर ऐसा आर्टिकुलेशन बहुत कम लोगों का था। और यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है। यस सर, एग्जैक्टली मैं वही पूछने वाला था। हाँ, कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है या आपके पास जो पॉइंट है, उसे क्लियरली और इफेक्टिवली प्रेजेंट करना, ये हर एक कैंडिडेट नहीं कर पाता। सर आप कोई क्वेश्चन का एग्जांपल लेके। एग्जाम्पल ले, जैसे ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं। जैसे एक कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि भारत सरकार अपने कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ई गवर्नेंस का एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये भी अच्छा आर्टिकुलेशन है, बुरा नहीं है, पर इसको बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हो। जैसे लिखा कि ई गवर्नेंस कल्याणकारी राज्य का साधन है, इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। सीधी पॉइंट पे आना, इफेक्टिव बात करनी। जैसे अभी हम टेररिज्म की बात करें कि आतंकवाद किसे कहते हैं, तो आप काफ़ी लोग लिखेंगे कि आतंकवाद एक ऐसी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है। ये सीधा लिखिए कि पॉलिटिकल मोटिव के लिए करने वाली हिंसा है। सिंपल और इफेक्टिव। ये जो स्किल थी वो मैम के पेपर में बहुत अच्छी तरह उन्होंने रजू किया है। तो ये आर्टिकुलेशन, मतलब एक लेवल का कंटेंट चाहिए, पर साथ में आर्टिकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा सर, आपकी बात सुन के लग रहा है कि प्रीलिम्स में भी एमसीक्यू सॉल्व करने की स्किल, इसमें आर्टिकुलेशन की स्किल, तो पढ़ने के साथ साथ जितना टाइम आप पढ़ने में दे रहे हो उतना ही आपको इन स्किल को शार्पन करने में भी टाइम शायद देना चाहिए। यस डेफिनेटली। जो लोग चूक जाते हैं पूरा दिन, क्योंकि मेहनत करने वाले तो बहुत है, मतलब 10-10 12-12 घंटे बैठ के पढ़ने वाले भी बहुत है, पर फिर भी इन स्किल पे काम ना होने की वजह से शायद उनको दिक्कत आ सकती ये है जिस पे काम करना चाहिए, और मैम अच्छी तरह बता पाएंगे कि कैसे वर्क करना चाहिए आर्टिकुलेशन पे। है। मैम आपने अभी सिम्बायोसिस आईएएस का जो आपने टेस्ट सीरीज का बात किया, तो आपने सिम्बायोसिस आईएएस इस इंस्टीट्यूट का जो मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है वो ज्वाइन करने का क्यों सोचा? हाँ, ये चीज़ सबको पता है कि मैंने कोई जो बड़े इंस्टीट्यूट्स है उसकी इस बार टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, फर्स्ट मेंस थी मेरी। रीज़न बहुत सिंपल था कि जो बाकी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे जो फीडबैक मिलता है वो थोड़ा स्टैंडर्डाइज होता है, क्योंकि बहुत हज़ारों बच्चे होते हैं, तो वो आप हर किसी को एक पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते उस केस में। सिम्बायोसिस आईएएस में क्या बेनिफिट था कि यहाँ पे विवेक सर और जयमीन सर आपको बैठ के पर्सनली 1-to-1 बताते थे कि आपके आंसर्स में ये गलतियां हैं, और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके आंसर में ये स्ट्रेंथ्स है। बाकी इंस्टीट्यूट्स आपको आपकी गलतियां बता देते हैं पर आपकी स्ट्रेंथ्स बताना भूल जाता है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ थी कि मुझे मेरी स्ट्रेंथ्स पता चली, उस पर मैंने और ज़्यादा काम किया ताकि उन स्ट्रेंथ्स को मैं एक वेपन की तरह यूज़ कर सकूँ अपने आंसर्स में। तो ये चीज़ जो 1-to-1 मेंटरशिप है, जहाँ पे हर स्टूडेंट के अलग
स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं, तो उनसे आपको वाकिफ करवाया जाता है 1-to-1 मेंटरशिप। जो हमने सर आगे ही बात की कि एक जनरलाइज अप्रोच की जगह आपको पर्सनलाइज्ड अप्रोच अपनी प्रिपरेशन में अपनाना चाहिए, वो शायद इसी मेंटोरिंग की वजह से पॉसिबल हो पाता होगा। जैसे हमने भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज लिखी। अब जैसे टेस्ट सीरीज में जब पेपर चेक होकर आता है तो क्या लिखा होता है जनरली कि इंट्रोडक्शन कुड बी बेटर, कंक्लूजन पॉजिटिव साइड पे जा सकता है, कॉमन कमेंट्स। एडवांटेजेस में 4 पॉइंट लिख दिए कि ये आने चाहिए। अब वो बिल्कुल सही चेकिंग है, अच्छी तरह से चेक किया वो पेपर है, पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ये मुझे भी पता था। जब मैं लिख रहा था मुझे पता था कि ये पॉइंट आने चाहिए पर निकले नहीं, तो ये पॉइंट क्यों नहीं आए। तो जब अटेम्प्ट खत्म हुआ, जब मैंने एकेडमी शुरू की, तो इस पे सोचा कि ये रीजन क्या रहे, तो पता चला कि जो पेपर जिसने चेक किया है उसे डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि जी। क्या माइंडसेट से, क्या परसेप्शन से, क्या स्ट्रेटेजी से उन्होंने पेपर चेक किया है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जहाँ पे सोचा बहुत अच्छा लेगा मार्क कम आते हैं, कई बार लगता है ये तो बस ऐसे ही लिख दिया था मार्क ज्यादा आ जाते हैं। तो जिन्होंने पेपर चेक किया उनका माइंडसेट भी तो समझना चाहिए ना, ये बहुत जरूरी चीज होती है। और साथ में ये भी देखना है, जैसे प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया होता है कि जैसे मान के चलो 70% पेपर मैंने चेक किए कोई भी, ठीक है, कोई भी, ये मेरा प्रोग्राम है यूपीएससी मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही इंसान से पेपर नहीं चेक करवाना है। जी। अच्छा, ऐसा क्यों? यूपीएससी ने कभी नहीं बताया कि आंसर कैसा होना चाहिए, ना कभी मॉडल आंसर दिया, ना टॉपर्स की कॉपी दी कभी। तो जो भी मेंटर है या जो भी टीचर है वो अपना एक्सपीरियंस से सीखा है। करेक्ट। हाँ, क्या हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा होगा। हम्म। जैसे आज हर्षिता की कॉपी है, मैंने चेक की, तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने चेक की होगी, कहीं मैं बायस भी होऊंगा। तो अगर एक और इंसान से आप अगर पेपर चेक करवा रहे हो, किसी और एक मेंटर से, तो पूरा अच्छी तरह से एक व्यू मिलेगा। अगर दोनों के पॉइंट मर्ज हो रहे हैं कि नहीं आप बढ़िया लिख रहे हो, तो वो ज्यादा बेटर है। कई चीज मुझसे छूट गई, जैसे आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मेरा पॉल साइंस ऑप्शनल रहा, GS2 GS4 अच्छी पकड़ है, कहीं ना कहीं GS3 में मेरे भी इतने अच्छे स्कोर नहीं आए। तो बेटर है कि वहां पे कहीं ना कहीं मेरी भी चूक हुई है, तो वहां पे कोई और मेंटर जो अच्छी तरह से ये चीजों को समझा सकता है। तो कैंडिडेट से या एस्पिरेंट से ये कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए जिनसे आप पेपर चेक करो। हाँ, ये जरूरी है कंपैरेटिवली। यस सर, मेंस की प्रिपरेशन को ऐसे पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है, ये बहुत ही नई बात जानने को मिली है आज। तो सर इसमें मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे सर ने बताया कि 2 मेंटर्स होने चाहिए, तो ऐसे की बात करूँ, जैसे मेरे ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 144 है। उसका रीज़न या कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है वो मेरे मेंटर्स को जाता है। बिकॉज ऐसे में जब मैं टेस्ट दिया करती थी यहाँ पे, तो विवेक सर मेरा ऐसे चेक करते थे, कहीं ना कहीं मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे सर से। पर यहीं वो ऐसे में जयमित सर से चेक करवाती थी, तो मुझे उसमें कम मार्क्स मिला क्योंकि आप इनको आपकी आंसर राइटिंग स्टाइल जी। पसंद आ मैं गई वही थी। कहना चाहता हूँ। बायस तो थोड़ा हो कहीं ना जाता है। कहीं वो मोटिवेशन था कि यार ऐसे में स्कोर करना है, इम्प्रूव करना है। तो वो जो एक जो स्पार्क बोलते हैं कि यस ऐसे में मेरा, क्योंकि उससे क्या हुआ कि एकदम से मैं ऊपर भी नहीं चली गई आसमान, 7वें आसमान पे कि यस मेरा ऐसे तो बहुत अच्छा है। ये जब ये अच्छे स्कोर आते थे उसके बाद मेरे लोज भी आते थे। तो एक तरह से मैं ग्राउंडेड रही और उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का स्कोप मेरे दिमाग में कंटिन्यूस बना रहा। मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी Yes. एक्सपीरियंस से डेफिनेटली मिल गए। सर, इसी बात में मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि प्रीवियस ईयर में भी आपके स्टूडेंट्स का, जैसे कि कंचन गोयल मैडम है, उनका IPS में सिलेक्शन हुआ, फिर आकाश चावड़ा सर का भी सिलेक्शन हुआ, उनका कंसेक्यूटिवली दूसरी बार भी सिलेक्शन हुआ। तो आप इस मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में किस तरीके से स्टूडेंट को ग्रूम करते हैं, या फिर कैसे आप ये पूरा जो प्रोग्राम का सिस्टम है उसे कंडक्ट करते हैं? देखो, बेसिकली जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया, एकेडमी को 2 साल हुए और 2 साल में 3 रिजल्ट, और अब तो एयर इंडिया ऑल इंडिया रैंक 2nd। बेसिकली वही चीज़ थी कि जो गलतियां हमने की है, ठीक है, उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एस्पिरेंट को बता सकते हैं कि ये नहीं करना है। अब ये मैसेज मैं टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से तो दे नहीं पाऊंगा, ठीक है, मतलब जब तक मैं स्टूडेंट को नहीं समझूंगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने इस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन किया था कि जो भी टेस्ट सीरीज है उसके मॉडल आंसर नहीं देंगे। पहले मॉडल आंसर ही नहीं है। मॉडल आंसर हम नहीं देते, ये चैट जीपीटी का काम है और वो आराम से दे देगी अच्छे से अच्छा मॉडल आंसर, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि कैंडिडेट ने जो भी आंसर लिखे, अब मैंने अगर पेपर चेक किया और साइड में लिख दिया तो वो एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे।
और वो ये कैसे समझेगा कि अब इसको सुधारना कैसे। लिख तो दिया, तुमने एक और कंपोनेंट टेस्ट सीरीज में ऐड किया 1-to-1 मेंटरशिप, कि जैसे ही एक पेपर चेक हुआ तो हर एक कैंडिडेट को इंडिविजुअली बुला के 1 से 1.5 घंटा उनसे डिस्कशन करनी है, एक एक क्वेश्चन पे, कि यहाँ पे ऐसा लगा, ये क्वेश्चन में आप ये कर सकते थे और ऐसे कैसे कर सकते थे, मतलब थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कैसे ब्रेनस्टॉर्म किया जाए कि ये डायमेंशन एग्जाम में मतलब लिख सको आप, वो एग्जीक्यूट कर पाओ। हाँ, यस। तो जैसे काफ़ी सारे सेशन मैंने लिए, जमीन सर ने सेशन लिए, तो उस हिसाब से धीरे 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 कैंडिडेट की स्ट्रेंथ, हाँ, ग्रूमिंग होती रहती है। और मेन चीज़, जैसे मैम से मेरी डिस्कशन हो रही थी, एकेडमिक पर्सपेक्टिव तो है ही, ये प्रोग्राम में थोड़ा ध्यान ये भी रखते हैं कि नॉन एकेडमिक जो बातें हैं, जैसे स्ट्रेस का लेवल, कंटिन्यूस टेंशन में आना, कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस खत्म नहीं होता, डिप्रेशन हो जाता है, पहले मेंस में तो बहुत होता है, और ज़्यादातर कैंडिडेट के पहले मेंस में पूरा ध्यान ऑप्शनल पे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस रहा है फेलियर का, मतलब एक काउंसलिंग भी। हाँ, यस, डेफिनेटली, और वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 9 साल प्रिपरेशन करने के बाद लगा कि ये बहुत बड़ा एरिया है। एकेडमिक के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो चैट जीपीटी आंसर दे देगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी टेलीग्राम चैनल है, अच्छी अच्छी मैगजीन है, मटेरियल है, पर यहाँ पे कोई बात नहीं करता। तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाता है, समझ रहे हो, बस यही चीज़ है। और भगवान की मेहरबानी है, 2 सिलेक्शन आया, जैसे कंचन बहन का सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, इस बार हर्षिता मैम का सिलेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं बाय गॉड ग्रेस। हाँ, ओके। तो ये तो हमारी बात हो गई कि मेंस की प्रिपरेशन में हम कैसे अपना स्कोर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और क्या क्या कोर्स स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। अब हम आते हैं कि लास्ट स्टेज, मतलब कि इंटरव्यू। तो जैसे कि सर से बात हुई मैम, तो उस हिसाब से आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत पीछे था। तो उस टाइम पे थोड़ा सा स्टूडेंट साइकी भी चेंज हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आ जाती है, मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं वो कंडक्ट हो जाते हैं, फिर आपको मॉक इंटरव्यू देना होता है वगैरह। तो ये जो आपका पीछे इंटरव्यू आने का जो एक एलिमेंट रहा, तो उसमें आपने अपने प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू रखा और क्या आपका उस टाइम पे साइकोलॉजी था? मेरा इंटरव्यू जैसे लास्ट फेज में था, 7 अप्रैल को था और 17 अप्रैल को इंटरव्यूज खत्म हो गए थे। तो इस दौरान काफ़ी स्ट्रेस होता है, बिकॉज हम अपने आसपास जो अपने फ्रेंड्स होते हैं उनको देखते हैं कि वो इंटरव्यू दे के आ गए हैं, और जैसे काफ़ी सारी मार्केट में ट्रांसक्रिप्ट्स आ गई होती है, तो एक एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है कि अब हमसे क्या पूछा जाएगा, बिकॉज उन्होंने सारे क्वेश्चन तो पूछ लिए और वही ऑलरेडी। ट्रांसक्रिप्ट को हम पूरा सॉल्व जी, करने लगते हैं। जी, और उससे बहुत एंग्जाइटी हो जाती है। तो इस केस में थोड़ा स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी हो जाता है। मेरे केस में मैंने क्या किया कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले मैं मॉक इंटरव्यूज जनवरी में ही देने चली गई थी, एडवांस तो में। यस, तो उससे हुआ ये कि जनवरी में जब मैंने मॉक्स दिए तो मुझे मेरी वीकनेसेस पता चली, कहाँ कहाँ मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग। तो वहाँ जाके मुझे ये पता चला, और ये भी पता चला कि कितना मुझे आता है, जो मुझे शायद पहले पता नहीं था। और उसके बाद जब बीच में मुझे टाइम मिला तो उसमें मैंने उन कमियों पे वर्क किया, और साथ में जो कंटेंट जो भी है, करंट अफेयर्स है, उससे अपडेटेड रहना, वो सब चीज़ों पे भी फोकस किया। साथ ही साथ आप थोड़ा प्रीलिम्स पे भी ध्यान दे सकते हो उस दौरान, क्योंकि आपका इंटरव्यू इतना लेट है और उसके बाद आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा इतना प्रीलिम्स के लिए, तो उस दौरान आप प्रीलिम्स का भी थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो। और फिर अब जब मार्च में मैं वापस गई थी, एंड ऑफ मार्च में वापस से दिल्ली गई थी फॉर इंटरव्यूज़, तो उस दौरान मैंने थोड़े कम मॉक्स दिए, क्योंकि पहले मैं काफ़ी मॉक्स दे चुकी थी, एंड उसके बाद जब लास्ट में मॉक्स दिए तो वो एक जस्ट ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। सो ये चीज़ बहुत हेल्प हुई। और जैसा कि मैं गुजरात में रह रही थी, तो गुजरात में इतना ज़्यादा इकोसिस्टम नहीं है मॉक इंटरव्यूज़ का, तो इस केस में भी सिम्बायोसिस आईएएस की काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने विवेक सर को एक बार रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप मेरे मॉक इंटरव्यूज़ ले लीजिए तो थोड़ा हो जाएगा, तो सर ने मतलब उनके बिजी स्केड्यूल में भी टाइम निकाल के एंड मेरे काफ़ी सारे सेक्शनल मॉक्स कंडक्ट किए, जहाँ पे मेरे डैफ के जो एरियाज थे, तो कभी गुजरात पे पूरा सेशन होता था जहाँ पे गुजरात रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछते थे, कभी कोई दूसरे एस्पेक्ट पे। तो इससे हुआ ये कि एक एक एस्पेक्ट पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो गया, जो अक्सर जनरलाइज मॉक्स में मिस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई एरिया स्किप हो जाता है। तो इसलिए मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने का मौका मिला। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि विवेक सर के लिए, कि जिस हिसाब से हमारे पास कोटा फैक्ट्री में एज अ गाइड जीतू भैया थे, एस्पिरेंट में संदीप भैया थे, और अब स्टूडेंट के पास विवेक भाई है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैम आपने बताया कि आपने बहुत ही एडवांस में इंटरव्यूज़ वगैरह दे दिए, पर एस्पिरेंट के माइंड में ये रहता है, खास करके मॉक इंटरव्यूज़ की जब बात हो तब, कि अभी तो मेरा थोड़ा रिवीजन करना बाकी है, अभी जो मेरे पर्सनालिटी के जो एरियाज़ है जो मैंने डेफ में लिखे उस पर प्रिपेयर करना बाकी है, तो ये सब हो जाने के बाद मैं अपना मॉक इंटरव्यू दूंगा। तो आपके साथ ऐसा नहीं था? क्या आप वेल प्रिपेयर्ड थे मॉक इंटरव्यूज़ देने से पहले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनवरी में जैसे मैंने बताया कि मैं मॉक देने चली गई थी, तो इसमें मैंने ये चीज़ ध्यान रखी कि इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी जो है उस पे आपका ज़्यादा फोकस होता है। मॉक इंटरव्यूज़ में नो डाउट आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके एकेडमी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट वो चीज़ें इतनी रेलेवेंट नहीं है। आपको उसमें ये ध्यान रखना है आप कितनी आपकी 5 लोगों के सामने आप कितना ज़्यादा बोल पाते हो, उस पर वर्क करना है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने बोल पाओ, बस वही इंप्रूव करना है। क्योंकि इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी चेक होती है और पर्सनालिटी आप अभी नहीं बनाते अपनी, वो तो आप जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है वहां से आपकी पर्सनालिटी बननी शुरू हो जाती है। इन अ वे आप आज भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, बट आप इंटरव्यू की भी साइमल्टेनियसली तैयारी कर ही रहे हैं बैक एंड पे। माइंडसेट डेवलप हो रहा है यस, ऐसा। और इस चीज में मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे मैंने चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था स्पेसिफिकली फॉर माई इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो जैसा चैट जीपीटी में मैं अपने डैफ के एरियाज थे, तो चैट जीपीटी को ही कहा करती थी कि प्लीज़ प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ प्रोबेबल क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम सो एंड सो टॉपिक इन अ यूपीएससी इंटरव्यू। तो वो लिस्ट बना के दे दिया करता था, और फिर मैं उसी को बोलती थी कि प्लीज़ प्रोवाइड आंसर्स इन अ ह्यूमन लाइक मैनर। तो थोड़ा इस तरह से मैंने काफ़ी उसका क्रिएटिव में यूज़ करने का ट्राई किया। तो उससे कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे क्या एक्चुअल इंटरव्यू में? रिपीट तो नहीं कह सकते, बट एक तरह से आपकी प्रिपरेशन उस कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हो गई जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है कि जितना पूछा जा सकता है इस टॉपिक के बारे में मैंने उतना टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी कवर कर लिया है। अब इसके अलावा कुछ आता है तो आप इतने कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो इतने सारे इंटरव्यूज देने के बाद कि आप उसको आंसर कर पाओ, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। मॉक इंटरव्यूज की यही यूटिलिटी होती है, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप 5 लोगों के सामने बोल पाते हो। जो शायद मैं पहले जब मेंस का रिजल्ट आया था तब ये चीज़ का मुझे बहुत फियर था कि मैं लोगों के सामने बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, जो धीरे धीरे फिर सॉल्व होने लगा। यस। तो मैम जब आपका एक्चुअल इंटरव्यू था उस टाइम पे ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक्चुअल में नहीं आते, पर ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के टाइम ये भी होता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है पर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह मुझे पता है। स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को भी ऐसा ही होता है, तो उस टाइम पे हमें क्लियरली नो ही बोलना चाहिए या फिर उसके बारे में हमें जितना इन्फॉर्मेशन पता है उसको आर्टिकुलेट करके पूछना चाहिए, बोलना चाहिए? डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लगता है कि ये बैकग्राउंड रेलेवेंट है, जहाँ पे आप वो बोल सकते हैं, तो उसमें आप पहले ये बोल सकते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज या एज फार एज आई कैन रिकॉल। अगर आप वो ऐड कर देंगे तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि आपको आता है बट उस पॉइंट पे आपको याद नहीं आ रहा है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में ऑनेस्टी शो करेगा। तो उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कुछ आइडिया नहीं है तो वहाँ पे ब्लफ करना वुड बी अ रिस्की थिंग। वहाँ पे आप पोलाइटली बोल दीजिए कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके मैम, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू बाहर आके वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहा या फिर उनको लगता है कि बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन समहाउ वो स्कोर में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और कई बार ऐसा भी होता है कि लगता है यार ठीक ठाक था, एवरेज ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था, पर बहुत अच्छा स्कोर आता है। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, और सर आपके भी जो इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस रहे और जितने मेंटोरिंग हुए उस पे से, इंटरव्यू में वो कौन सी चीज़ें हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यूअर आइडेंटिफाई करता है कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में होना चाहिए? जितना मैंने आइडेंटिफाई किया है, एक तो आप ऑनेस्ट रहिए। जो भी आप आंसर्स कर रहे हैं उसमें ये शो कभी नहीं होना चाहिए कि आप कहीं झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज वो उनको पता चल जाएगा, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। सेकेंडली, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वहाँ पे शो होना चाहिए, बिकॉज वो अगर आपको देख रहे हैं एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर, सो दे एक्सपेक्ट कि अगर वो आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाल रहे हैं, सो हाउ यू आर एबल टू डील विद देम, तो आप कितना काम रह के और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपकी एक दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे। एंड थर्ड इज, आप कितना रिलैक्स रह के, काम रह के उनके सामने बोल पाते हैं। आपको कभी ये नहीं दिखाना है उनके सामने कि आपको उनसे ज़्यादा आता है, बिकॉज वो नेगेटिवली काम करेगा आपके लिए। तो आप हमेशा यही माइंडसेट रखिए कि आप अभी भी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको सारी चीज़ें नहीं पता है, और आपको जितनी पता है वो आप उनके सामने ऑनेस्ट वे में बोल रहे हैं। यस। बाकी Okay. सर ज़्यादा बता पाएंगे इस बारे में। जैसे मैम ने बताया कि ऑनेस्ट तो रहना है, क्योंकि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब हमारी जो एज है उतना तो उनका फील्ड का एक्सपीरियंस रहा होगा। जैसे आज हम है, कोई 8वीं या 9वीं का बच्चा आके हमसे झूठ बोले
तो हम पकड़ लेते हैं ना, तो हम उनके लिए वही है। दोस्तों को भी पकड़ ही हाँ, लेते पकड़ थे। ही लेते हैं, तो ऑनेस्ट रहिए, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने भी जब इंटरव्यू दिया तो फेस की थी, मॉक इंटरव्यू में भी एस्पिरेंट के साथ डिस्कशन से वो पता चला, नहीं आता मना कर दीजिए, बिल्कुल ब्लफ मत कीजिए। कई बार क्या होता है, खास करके ऐसे एस्पिरेंट जो बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने बहुत पढ़ा है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत तो पता ही है, तो ये हमें समझना है कि तुरंत नहीं कूद जाना है। जैसे ही पूछा सर यस सर, नहीं 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 नहीं, थोड़ा बहुत भी आता है मत आंसर दीजिए, मना कर दीजिए, ठीक है। तो मना करना सीखना चाहिए, ये नहीं आता हर एक एस्पिरेंट को, मुझे भी नहीं आता था, मेरे साथ भी ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे बस कहीं लगता मैं बोल दूंगा, और कितनी भी प्रैक्टिस करो, वहां जाके वो 40-45 मिनट कुछ अलग ही होते हैं। Yes. हाँ, तो ये खास ध्यान में रखना, नहीं आता मना कर दीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, ठीक है। और साथ में एक ये भी चीज है कि कई बार ये होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर पे पढ़ा है बहुत, और उसी पे क्वेश्चन पूछा, तो जैसे मैम या सर ने पूछना शुरू किया, हम मतलब एक्साइट हो जाते हैं, चलो सही है। हमको तो आता है तो सब अब। हाँ, मतलब वो फॉर्म में भी नहीं आना है, एकदम काम रह के नेचुरली जो आता है, जितना भी आता है, बस आंसर देने हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड चाहिए, ठीक है। हम मतलब यूट्यूबर नहीं बनना है वहां पे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। हाँ, ग्राउंड लेवल की बात कीजिए। कई बार मेंस में हम बड़ी बातें करते हैं, हाँ, ठीक है, बहुत बड़े वो जार्गन क्या कहते हैं, जार्गन्स यूज jargons, करते हैं। हाँ यूज करते हैं, ऐसा नहीं करना है। फील्ड की बात कीजिए, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए, वो ज्यादा इफेक्टिव है। और ये प्रैक्टिस से ही चीजें आएगी, और ये प्रैक्टिस इंटरव्यू के 1 महीने पहले नहीं होगी, अभी से करनी अर्ली चाहिए। प्रिपरेशन हाँ, स्टार्ट अर्ली करना पड़ता है। प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके। तो मैम, जब हम ये पूरा डिस्कशन कर रहे थे, तब आपने काफ़ी बार कॉन्फिडेंस है या फिर हमने माइंडसेट की बात की, एंजाइटी की बात की, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि मेंटल हेल्थ। क्योंकि ये प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, मतलब आपको एस्पिरेंट के जोन में काफ़ी लंबे टाइम तक रहना है। फेलियर्स भी आते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी होता है, पीयर प्रेशर बनता है, घर से कुछ लोग बोलते हैं कि अब तो तू कर, इतने सालों से हो रहा है, कर नहीं पा रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। और जैसे कि हमने आगे बात की कि अल्टीमेटली तो आपका माइंड ही है जो आपको एग्जाम के प्रेशर में सपोर्ट करने वाला है। अगर वो सपोर्ट करता है तो आप पार हो जाते हो, लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो आपने जितनी भी मेहनत की है, जितने भी मॉक टेस्ट लगाए, पर आप अपना पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो मैम, आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, बैलेंस रहे, और आप इस एस्पिरेंट की जर्नी को भी, इस प्रोसेस को भी एंजॉय कर पाए, उसके लिए क्या करते थे? मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये अनसर्टेन जर्नी है। तो इसमें मेरे लिए फ्रेंड्स का और फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज आपके पास कोई होना चाहिए, कोई एक पर्सन, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो कोई भी हो, बट ऐसा कोई होना चाहिए जिसके पास आप कभी भी जाके आपको जो भी फील हो रहा है आप वो बता पाएं। बिकॉज शायद आप सबके सामने ये ना कह पाएं, बट कभी ऐसे जो ट्रस्टेड पर्सन होते हैं उनके सामने अगर आप अपने मन में जो भी है अगर आप वो बोल देते हैं ना, तो आपका मन हल्का हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। एंड साथ ही कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, अगर आपको कोई हॉबीज़ है तो वो फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आप 12 घंटे पढ़ते रहेंगे तो कभी ना कभी आपका सैचुरेशन आ जाएगा। तो कोई एक्टिविटी फॉलो करिए, तो एक बैलेंस्ड वे में आप पढ़ाई भी रखिए और साथ में आपकी लाइफ भी थोड़ी एंजॉय करिए। दोनों ही ज़रूरी है, बिकॉज यूपीएससी इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, not your life. So you have to put that limitation where to stop. ओके, राइट। तो मतलब जब आप खुद के माइंड को शांत रखने के लिए जब ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये गिल्ट नहीं रखना है कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, ये हो रहा है। अल्टीमेटली वो भी आपके प्रिपरेशन का ही पार्ट है। बिल्कुल। ओके, राइट। सो मैम, इन द लास्ट की अब आपका यूपीएससी क्लियर हो गया है, अब ट्रेनिंग के बाद आप अपने जो भी कैडर अलॉट होगा उसमें आप सर्विस में जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान आपने क्या वो चीज़ सोच के रखी है जो आप अब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या फिर वो चेंज लाना चाहेंगे? मैं पहले तो एक तो एक्सेसिबल ऑफिसर बनना चाहूँगी इसमें, क्योंकि हम अक्सर ये देखा करते हैं कि जैसे ऑफिसर्स आते हैं और एक ये कंप्लेन रहती है कि हम उन तक पहुँच नहीं पाते। तो मेरा एक ये फोकस रहेगा कि जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स है वो आके मुझ तक वो प्रॉब्लम्स बता पाएँ। तो एक एक्सेसिबिलिटी रहेगी। साथ ही साथ मैं एक ब्रिज बन के काम करना चाहूँगी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द
पीपल, बिकॉज गवर्नमेंट काफ़ी सारी अच्छी स्कीम्स लेके आती है बट वो अक्सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है उसका इतनी प्रॉपर वे में कि वो लोगों तक पहुंच पाए। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में काम रहेगा। एंड की स्पेसिफिक एरियाज जो मेरे दिमाग में है विच आर रिगार्डिंग वुमेन अपलिफ्टमेंट, उस पर मुझे काफ़ी सारा काम करना है, बिकॉज महिलाओं के अंदर इतनी शक्ति होती है बट उनको वो चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। तो उस चीज़ पे वर्क करना है। एंड जो हमारा फ्यूचर यूथ है, जो बच्चे आज स्लम्स में रह रहे हैं, तो उनके लिए मुझे काम करना है कि उनको आप एजुकेशन और बेसिक नेसेसिटीज़ अगर देते हैं जिससे वो अपनी लाइफ आगे फ्यूचर में अच्छे से जी पाए, एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए, इसके लिए मुझे काम करना है। वाओ द और महिलाओं का जो सोशलाइजेशन ही ऐसा हुआ कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम लो होता रहता है। जाता है, लो रहता है। तो बस तो मैम उनके लिए एक डेफिनेटली जो रोल बहुत मॉडल बड़ी इफेक्ट जो रोल हम मॉडल बोलते है। हैं वो हाँ अब आपके द्वारा क्रिएट हो सकता है। सो मैम दिस कंट्री नीड्स ऑफिसर लाइक यू, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल ऑल्सो। थैंक यू। सो और मैम इस एपिसोड का सबसे आखिरी क्वेश्चन कि इट इज सेड दैट यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग इनटू द फ्यूचर, यू ओनली कैन कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग इनटू द पास्ट। ये स्टीव जॉब्स ने कहा है। अब आपने जब इस सक्सेस को हासिल कर लिया, अब आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट, एक आईएएस ऑफिसर है, तो आपकी पूरी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें आप वो डॉट्स कनेक्ट करके कौन कौन सी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपके लिए काम एक्चुअल में कर गई? अभी जब मैं देखती हूँ तो पास्ट में जो भी मैंने चैलेंजेस फेस किए थे, कहीं ना कहीं उस दौरान मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ। तो वो चैलेंजेस जब मैं आज देखती हूँ तो मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि उन्हीं चैलेंजेस की वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ। जो जो प्रॉब्लम्स फेस की है, जब लगता था कि मनोबल टूट जाएगा, और जब जब मैंने अपने आप को खुद खड़ा करके और आगे आई हूँ, तो वो जो कॉन्फिडेंस लेके जो अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, खुद के ऊपर एक भरोसा आता गया कि येस आई कैन डू इट। तो वो जब प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बाहर आती गई, जैसे खुद से अपना एक रास्ता आगे बनाती गई, उस वजह से मैं आज ये जो अचीवमेंट है वो हासिल कर पाई हूँ। तो आज मैं यही बोलूँगी कि जो भी आप चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं, तो वो चैलेंजेस इन अ वे आपको आपकी मंजिल के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, वो भी आपकी प्रिपरेशन का ही Yes. पार्ट है। सो उनको भी आपको एक हैप्पी फेस के साथ डील करना है और यही सोचना है कि कहीं ना कहीं ये आगे मुझे एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आएंगे, एंड जिसके लिए मैं बनी हूँ वही आपको अचीव करेंगे, बस आपको टूटना नहीं है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। सो इन द एंड आप एस्पिरेंट को वो कौन सी चीज़ें बताना चाहते हैं कि जो उनको अपनी प्रिपरेशन के दौरान काम आएगी? ऑर्डिनरी एफर्ट्स डन इन अ कंसिस्टेंट मैनर, बस यही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप ऑनेस्ट रहिए अपनी प्रिपरेशन से। ऐसा नहीं है कि आप किताब खोल के बैठे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं। बट जितना आप दे रहे हैं, चाहे आपसे 7 घंटे पढ़ाई हो रही है, चाहे 8 घंटे पढ़ाई हो रही है, पर वो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। बिकॉज क्वांटिटेटिव आप 11 घंटे पे बैठ जाएंगे पर अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। सो ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी, ये आप डेली करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आगे जाके वो बड़े लेवल पे आपको काम आएगा। सो बी ऑनेस्ट एंड हैव फेथ इन गॉड, एंड ये याद रखिए कि आप क्यों सिविल सर्विसेज में आए, क्यों ये चीज़ करना चाहते थे। और जब जब आप डीमोटिवेट होते हैं, आप अपनी फैमिली का चेहरा याद कीजिए। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा मोटिवेटर था। तो आप अपनी फैमिली को याद कीजिए कि आप ये खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आप अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली संवर जाएगी। सो वो चीज़ याद रखिए, एक ब्रॉड जो गोल है, सो आपका कोर मोटिवेशन इज ये माई था। फैमिली। वाओ, it was very beautiful discussion with both of you. So thanks a lot. Thank you very much. थैंक यू सर Yes. फॉर हैविंग मी हियर। Yes. थैंक यू सर। थैंक यू।